वेलकम बैक DC Today's Bits and I'm your आशुतोष सर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस लगाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए, उसमें 6 प्रोस और 6 जो है शॉर्ट स्टोरी आपको दी गई। उसमें से मैं प्रोस पहले उठा रहा हूँ, जिसमें ऑल स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय फ्रांसिस बेकन। इसको हम पढ़ाने से पहले आपको ये बता दें कि ऑल पूरे जो 6 प्रोस और 6 शॉर्ट स्टोरी उसकी पूरी PDF फाइल सभी बच्चों को व्हाट्सएप पे दी जा रही है, आप भी ले सकते हैं। पूरी वो जो है 12 के 12 चैप्टर्स की एक PDF फाइल मिल जाएगी, वो आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। 67 पेज की PDF फाइल होगी, उसमें सबका टेक्स्ट दिया रहेगा। ये तो आप वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अगर आपने ले लिया है और आपके पास प्रिंट आउट है ऑफ स्टडी का, तो अब हम पढ़ते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, मतलब मोबाइल में लगा लीजिए, और पेंसिल उठा लीजिए और टेक्स्ट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुझसे ले लिया हो या फिर आपके पास पहले से तो अच्छी बात है। तो पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लिखवाएंगे और इम्पॉर्टेंट करवाएंगे, और पेंसिल से ही आपको इसमें नोट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन जो है एसेइस्ट हैं। क्या है फ्रांसिस बेकन? एसेइस्ट हैं, और एलिजाबेथन एज में आते हैं, और इन्होंने एसेस में बहुत अच्छा वर्क किया है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा जो है चलना पड़ेगा। कहाँ पे चलना पड़ेगा? आपको लैटिन में जाना पड़ेगा, लैटिन LATIN लैटिन लैंग्वेज, जिसमें आपको एक नाम जानना पड़ेगा, मिशेल दी मॉन्टेन। क्या नाम उनका? मिशेल दी मॉन्टेन। उन्होंने ऐसे को एक जॉनर बनाने में, एक उसको जो लिटरेरी जॉनर बनाने में बहुत अच्छा काम किया था। उन्हीं से जो इंस्पायर होकर के फ्रांसिस बेकन ने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये एक डिटेल हो गई जो मैंने दिया। अब उसके बाद फ्रांसिस बेकन जो है उनके 3 कलेक्शन, अलग अलग 3 कलेक्शन आते हैं, जिसमें उनके कुछ ऐसे जाते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कलेक्शन आता है वो आता है 1597 में। याद रखिएगा 1597 में पहला कलेक्शन आता है, और उसमें 10 एसेज होते हैं। कितने? 10 एसेज होते हैं। कब आता है और कितने एसेज होते हैं दोनों पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन जो आता है वो आता है 1612 यानी 1612 में आता है, और जिसमें जो उनके नंबर ऑफ एसेज होते हैं वो 38 एसेज होते हैं। कितने? 38 एसेज। ठीक है। तीसरा कलेक्शन 1625, जब जैकोबियन पीरियड खत्म होता है 1625 में उनका तीसरा कलेक्शन आता है, और उसमें जो एसेज होते हैं नंबर ऑफ एसेज 59 एसेज। तीनों लिख लिया? चलिए ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा इसकी जो है जो लिखा गया, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है। तो ये लिखा गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्टली बात कही गई। असर्टिवनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्टिवनेस। आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा, तो आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा। उसमें एक और सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव, का दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंसेस। मैंने बात को सीधे रूप से कहना है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, इस सीधे रूप में कहा गया है। तो असर्टिवनेस, और उसकी जो राइटिंग स्टाइल इसमें हम बताएंगे आपको इलस्ट्रेशन मैनर ऑफ राइटिंग, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए लिखना, विद यूजिंग ऑफ कॉमा, विद यूजिंग ऑफ कोलन, सेमी कोलन, इस तरह करके जो पंक्चुएशन के इस्तेमाल की कुछ राइटिंग स्टाइल लिखी जाती है उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशन मैनर ऑफ राइटिंग। समझ में आ गया? चलिए भाई इतना लिख लिया हो, तो अब आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देखिए ना, कॉमा कॉमा कॉमा, मैंने कहा ना इलस्ट्रेशन मैनर ऑफ राइटिंग। तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, मतलब जो स्टडी है, जो हमारी पढ़ाई है, वो डिलाइट यानी खुशी, फॉर ऑर्नामेंट यानी सुंदरता, ऑर्नामेंट मतलब सुंदरता होता है, ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी यानी योग्यता। 3 चीज़ों को याद रखिएगा। फ्रांसिस बेकन ने स्टडी को 3 संज्ञा दी थी, 3 नाउन्स दिए थे। क्या क्या? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि स्टडी से क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, किसका? खुशी का। कैसे? मतलब कैसे खुशी मिलेगी? तो देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, की खुशी पाने के लिए, इज इन द प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, मतलब कि जब आप अकेले हो, प्राइवेट में हो, तो जो आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो तो वो आपके जो है डिलाइटमेंट, मतलब अपनी सेल्फ खुशी के लिए होता है। दूसरा वर्ड जो बताया गया यहाँ पे ऑर्नामेंट, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, मतलब कि ऑर्नामेंट सुंदरता, यानी जब पढ़े लिखे व्यक्ति से बात की जाएगी तो उससे बात करने के लहजे से, उसके मैनर ऑफ स्पीकिंग से ये पता चलता है कि वो जो है एक पढ़ा लिखा इंसान है। तो यही लिखा गया फॉर ऑर्नामेंट, तो पढ़े लिखे इंसान की बोली भाषा में एक सुंदरता दिखती है। समझ में आ गया? तो फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब होता है डिस्कशन, बातचीत करना। तीसरी चीज थी फॉर एबिलिटी यानी योग्यता,
इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। जजमेंट यानी किसी चीज़ का निर्णय लेना, ठीक है। इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन कर लीजिए। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस मतलब हुआ कि किसी चीज़ के काम को निर्णय लेना, ठीक है। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी कि किसी चीज़ को रेगुलेट करना, काम चलाना, उसका जो है मैनेजमेंट करना, उसको डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस कहेंगे। समझ में आ गया। इसके लिए एक पर्टिकुलर आपके पास योग्यता होनी चाहिए, इसीलिए कॉमर्स पढ़ते हैं ताकि लोग बैंकिंग में काम कर सके। समझ में आया। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, कि किसी एक एक्सपर्ट मैन जो किसी काम को करते करते उसमें वो एक्सपर्ट हो गया है, वो किसी काम को जज भी कर सकता है और बता भी सकता है वन बाय वन। समझ में आ गया। बट द जनरल काउंसिल, लेकिन अगर आम तौर पे बात की जाए तो बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स आर एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न्ड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आम तौर पे बात की जाए एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स जो अफेयर्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब हुआ किसी परिस्थितियों को संभालने की गुणवत्ता। कई चीज़ें जब एक साथ लगातार आती, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स किसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन में करना, नहीं भाई ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करेंगे, इसके बाद ये वाला काम करेंगे, इस चीज़ के निर्णय लेना, ये सूझबूझ होना। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट ये तब आता है फ्रॉम दोज डेट आर लर्नड, जो शिक्षित होते हैं। लर्न मतलब जो शिक्षित जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके उसका इस्तेमाल करना सीखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है, नॉट ओनली थ्योरिकल नॉलेज। ओके, अब यहाँ से जो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, टू स्पेंड से लेकर के एफेक्टेशन तक, ये जो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है लिटोर्स, LITOTES। लिटोर्स मतलब क्या होता है, कैसे बताऊँ इसे, देखिए लिटोर्स मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ को बताना बट नेगेटिव, उसको नेगेटिव वे में बताना। जैसे कि द वेदर इज़ गुड टुडे, ये मैंने अच्छा बोला यार, आज मौसम तो अच्छा है। द वेदर इज़ नॉट बैड टुडे, आज वेदर बुरा नहीं है। लेकिन दूसरे मैनर में जो मैंने जो स्टाइल अपनाया वो बुरा कह के अच्छा बताया। तो इस मैनर ऑफ जो है सेइंग, इस मैनर ऑफ स्पीकिंग को बोलते हैं लिटोर्स, फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ गया। चलिए लिटोर्स समझ में। अब यहाँ से आएगा टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, कि वक्त बिताना ज़्यादा पढ़ाई में वो आपको स्लॉथ बना देगा। स्लॉथ एक एनिमल होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको दिख भी रही होगी वीडियो या फोटो, कुछ तो दिख रहा होगा। तो स्लॉथ एक एनिमल होता है, वो सब मूवमेंट बहुत स्लो होता है। तो क्या कह रहा है कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, आप आलसी बन जाएंगे। मतलब एक ही जगह बैठे पढ़ते तो बॉडी की एक्टिवनेस चली जाती है, तो आलसी बन जाएंगे। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। अब यहाँ पे लिटोर्स कैसे हुआ, भाई पढ़ाई करना तो अच्छी चीज़ होती है ना, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने को भी गलत तरीके से बताया जा रहा है कि भाई ज़्यादा पढ़ना भी जो गलत, वो सही नहीं है। तो इसको लिटोर्स कहा, इसलिए मैंने टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, उसको बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से बिहेवियर में लाना, वो भी जो है एक एफेक्टेशन बन जाता है। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं किया एफेक्टेशन, इस एफेक्टेशन याद हो गया है। तो इस एफेक्टेशन मतलब क्या हुआ कि वो दिखावटी लगता है, फिर उसमें जो रियलिटी दिखाई नहीं देती कि यार कोई बंदा जो है जानबूझ के इंग्लिश झाड़े जा रहा है। अरे भाई पता है, आपको आता है, बट इट डजंट मीन कि आप उसको जो है जानबूझ के जो किसी की जो अवहेलना है उसको नीचे दिखाने के लिए बोले, वो एफेक्टेशन में दिखावटी हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, किसी पर्टिकुलर काम को आपको करना है। अरे भाई बिल्डिंग बनानी है तो यहाँ उसको बताया गया है, जो मैथमेटिशियन है या जिसने सिविल इंजीनियरिंग की, इट डजंट मीन कि आप जो पढ़ करके आए वो वही लगाना, नहीं। नॉट ओनली तो होली देयर रूल्स, मतलब पूरी तरीके से नियमावली के हिसाब से नहीं चलना है आपको, वहाँ फिर आपको जो देखना पड़ता है, रूल्स को बदलने पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो किसी भी चीज़ को जब आप जजमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल कानूनी रूप से ले रहे हैं, ये भी सही नहीं है। इज़ द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, ये एक हास्यास्पद है, ये मजाक बन जाता है एक स्कॉलर का, ठीक, जो पढ़ करके आया, वो एक मजाक है, एक पढ़ाई का मजाक है कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल रूल्स की तरह चल रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। द परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे जो दे आया है ये किसके लिए है,
ठीक, बहुत आज जब आप एक जो रीडिंग पर्सन होता है वो बहुत ध्यान समझता है, बहुत। अब मैं बताऊंगा इसमें भी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है स्टडी से। मैं ये कोई पहली बार नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ख्याल से मैं इसको 8वीं या 9वीं बार पढ़ रहा हूँ, इतनी बार मैं उसको पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है ऐसे से। जो भी जो दे वर्ड है ये आ रहा है स्टडी के लिए। दे परफेक्ट नेचर, हाँ ये बात सच है कि जो स्टडी है वो हमारे बिहेवियर को अच्छा बनाती है, ठीक है, लेकिन एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, लेकिन इसको आप जब सीखा, आप इसको सीख के मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव से इसको और परफेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ाना, पहले जब मेरी पहली वीडियोस है उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। हाँ मैंने अच्छा तो पढ़ाया है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उतना बिल्डअप नहीं कर पाया। आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो ये ना एक्सपीरियंस, मैं उस समय मेरे पास जो है नॉलेज थी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। आज मेरे पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं बहुत आराम से वन टेक शॉट में मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको। वैसे आगे चलें। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक यहाँ अंडरलाइन करिए, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। यहाँ पे सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार, लाइक एज कॉमन चीजें हैं। ये एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट, जो प्राकृतिक आपकी है, जो प्राकृतिक आपके अंदर जो नॉलेज आ रही है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कोई प्राकृतिक पेड़, जैसे कि झाड़ी, कोई चीज़ जो अपने आप उग जाती है। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन। किस तरीके से, आगे चलते हैं। आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, प्राकृतिक पौधों की तरह होते हैं। डेट नीड प्रूनिंग, जिसको प्रूनिंग की जरूरत होती है। व्हाट इज प्रूनिंग? प्रूनिंग मतलब होता है कटाई छटाई, जो कि कौन करता है? वो करता है गार्डनर, ठीक है। तो जो है गार्डनर जो है उसकी जो एक जो भी चीज़ अपने आप उगती है उसे कटाई छटाई करके उसको सही से एक ढांचा में, एक सुंदरता ढांचे में ढालता है। उसी तरह जो हमारे अंदर नॉलेज आती है उसको हमें एक्सपीरियंस से, जो है अनुभव से प्रूनिंग करना है, ठीक है। तो आगे लिखा होगा बाय स्टडी, इसी को हमें अपने स्टडी से प्रूनिंग करना है, ठीक है। एंड स्टडीज देमसेल्फ, और स्टडी को भी खुद से, स्टडी की भी आपको प्रूनिंग करनी। मतलब एक तो स्टडी से हम खुद की प्रूनिंग करें, जैसे से हम बड़े होते जाएंगे वैसे से हम अपने को शिक्षित कर रहे हैं, मतलब स्टडी से हम अपने को प्रूनिंग कर रहे हैं। और स्टडी जो हमने नॉलेज गेन किया उसको भी हमें एक्सपीरियंस से प्रूनिंग करना है, मतलब डबल प्रूनिंग। पहला प्रूनिंग खुद को स्टडी से, दूसरा प्रूनिंग जो स्टडी हमने गेन किया, जो नॉलेज गेन किया उसको हमें एक्सपीरियंस से प्रूनिंग करना है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन द बाय एक्सपीरियंस, कि जब तक उनको एक्सपीरियंस से बाउंडेड नहीं किया जाएगा, घेरा नहीं जाएगा उस ज्ञान को, तब तक आप बेस्ट आउटकम की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से जो है पर्सन्स की बात की जाएगी, किस तरह के लोग किस तरह की स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं। तो क्राफ्टी मैन कंटेम्प स्टडीज़, कंडेम नहीं है, डी नहीं है, टी है, कंटेम्प स्टडीज़, ठीक है। जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंटेम्प करते हैं स्टडीज़ को। कंटेम्प होता है घृणा, चालाक, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पे ज़्यादा भरोसा करते हैं एज कम्पेयर टू स्टडीज़ की नॉलेज, बुक की नॉलेज से। लेकिन यहाँ जो क्राफ्टी मैन है इज नॉट ऑल अबाउट चालाकी, इज ऑल अबाउट एंड गेनिंग एक्सपीरियंस बाय देयर फैमिलीज, बाय देयर पेरेंट्स से जो आता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के घर में कोई एक हड्डी बैठाने वाले हैं तो उनके जो बेटा है बेटी है उसको भी आ जाएगा, क्योंकि वो फैमिली चला आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई हलवाई फैमिली है, जैसे मेरी हलवाई फैमिली है, तो हम लोग को खाना बनाना आता ही आता है, तो वो फैमिली चला आ रहा है। तो उसके लिए जो स्टडी की जरूरत नहीं, हमको कोई मुझे कुकिंग मैनेजमेंट जाकर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फैमिली चला आ रहा है। तो ये यहाँ बात हो रही है कि जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम करते हैं स्टडी को, क्योंकि उनका जो अपना एक फैमिली नॉलेज चला आ रहा है। समझ में आ रहा? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, जो आम लोग होते हैं वही भाई बहुत अच्छी बात है, भाई बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, मतलब जो आम साधारण व्यक्ति है वो स्टडीज़ को बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, लेकिन जो बुद्धि, जिनको कौशल, जो कि इस चैनल का नाम भी विट्स है, टुडेज विट्स, आज के बुद्धिजीव, टुडेज विट्स, ठीक है। जो वाइज मैन है वो उसे यूज करते हैं। नॉट ओनली दे गोन थ्रू थ्योरिकल नॉलेज, दे ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिकल टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसको यूज़ भी करना है, जो हमने पढ़ा उसको हमें यूज़ भी करना है। जैसे कि सोनेट अगर आपने पढ़ी है, फॉर्म ऑफ पोएट्री सोनेट, तो सोनेट पढ़ के सोनेट लिख के भी दिखाइए, मैंने लिखी इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। देखिए यहाँ पे फिर से दे आया, ये फिर से दे जो है एक स्टडी को पर्सोनिफाइड करके बोला जा रहा है कि स्टडी जो हमको सिखाती है, फॉर दे टीच
नॉट देयर ओन यूज, वो अपने लिए नहीं यूज सिखाती है, बट दैट इज अ विजडम, लेकिन ये बुद्धि कौशल है हमारा, ये हमारी बुद्धिमत्ता है, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, जो कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। जब एक बार हमने नॉलेज गेन कर लिया, उससे फिर हमारी बुद्धि कौशलता बढ़ती है, एंड अबव देम, और उससे भी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे चीज ना कि जो स्टडी ने हमें सिखाया, यहाँ देखिए लिखा है फिर से, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, जो उन्होंने हमें, जो एक किताब ने, एक बुक ने हमें सिखाया, वो अपने लिए नहीं सिखाया, वो हमारे लिए सिखाया, ताकि हमारी विजडम बढ़ सके। और एक बार जब विजडम बढ़ती है तो उससे भी अबव विजडम होती है। तो यहाँ लिखा ना, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, जो कि हम उसके बिना अपने विजडम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक बार वो आ जाएगी तो उसके अबव देम हम जा सकते हैं। समझ में आइए? चलिए, अच्छी लाइन थी। वॉन बाय ऑब्जर्वेशन, जिसको लाया जा सकता है ऑब्जर्वेशन से, मतलब ध्यान दे करके, विद पेशेंस, विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। समझ में आ गया? ठीक। आगे यहाँ पे बात हो रही है कि पढ़ाई के मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीड करो तो इसका मतलब ये करो कि आप रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, मतलब कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आपने कोई एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कोई नॉलेज गेन कर लिया, तो आप किसी नहीं भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, नहीं भाई तुम तो, हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं है, तो ये नहीं किसी का आप गलत ठहराओ, इसलिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है किसी को गलत ठहराना, और कन्फ्यूट मतलब होता है किसी को झूठा ठहराना। समझ में आ गया? नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ऐसा भी नहीं कि हमने पढ़ लिया, अरे भाई यही सही है, यही होना ही चाहिए, ये सही लिखा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। एंड कहा गया नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसा भी नहीं कि उस पर भरोसा करके आप उसको मान ही लो, टेक फॉर ग्रांटेड ले लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ऐसा नहीं कि आपने भैया कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया तो और जो बहस करो हमसे इस बात में। नॉट टू फाइंड टॉक, कि बहस करने के लिए मत किसी को ढूंढो, ठीक है। एंड डिस्कोर्स, जिसको मतलब भाई बातचीत, डिस्कशन, ठीक है। बट टू वेग एंड कंसीडर, हालांकि जब आप कुछ पढ़ते हो तो उसको तौलिए, समझिए, सीखिए। वेग, तौलना, उस नॉलेज को रियल लाइफ में ला करके तौलना। जैसे मैं कुछ पढ़ता हूं तो मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेता हूं, ठीक है। इसीलिए रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, ऊपर लाइन चले गए, नीचे वापस आते हैं। बट टू वेग एंड कंसीडर, हालांकि उसको आपको जो सीखे आप उसको आपको तौलना है, समझना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से जब हम पढ़ेंगे इसको, यहाँ से सम बुक से लेकर के हम आपको बीच बीच में बताते चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग बता पाएंगे। जिसको ज़्यादा पता होगा वो बता पाएगा, और बहुत लोग कम बताना भी नहीं चाहते, बट हम पूरी वीडियो बनाते हैं, हर एक पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो है 3 फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, लगातार आएंगे, और एक ही लाइन, 2 ही 3 लाइन में आएंगे 3 फिगर ऑफ स्पीच। बड़े ही मतलब आप सोचिए इसको कि इस तरह के मैनर ऑफ राइटिंग में लिखना कि फिगर ऑफ स्पीच का इतना अच्छा इस्तेमाल होना, तभी तो इतना बेस्ट ऐसे, वन ऑफ द बेस्ट ऐसे है एलिजाबेथन एज का ये, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे 3 फिगर ऑफ स्पीच आने, एक आएगा आपका मेटाफर में होता है रूपक अलंकार, दूसरा आपका आएगा यहाँ पे क्लाइमैक्स आपने सुना होगा, मूवीज में सुना होगा, लेकिन क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। तीसरा जो आपका आएगा वो होगा एंटीथेसिस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, एंटीथेसिस, ठीक है। तो ये 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज होने वाली है, अभी जहां भी यूज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, बुक्स टेस्ट करने के लिए, ये कैसे हो गया? यही यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है, कौन सा? एंटीथेसिस, मतलब कि जस्ट अपोजिट, उल्टा बात करना। अरे भाई बुक्स टेस्ट नहीं की जाती भाई, बुक्स पढ़ी जाती है। तो ये जो उल्टी बात की जा रही है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है एंटीथेसिस, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, कुछ किताब होती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, चलो भैया ठीक है, कुछ किताब जो है टेस्ट करने के लिए होती है, कॉमा। अभी मैं देखिए, मैं आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खाली मीनिंग बताऊँ ताकि मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच समझा सकूँ, ठीक है। एंड अदर्स टू बी स्वॉलोड, अच्छा दूसरी खाने के लिए भी होती है। देखिए, एंड टू बी टेस्टेड एंड अदर्स टू बी स्वॉलोड, मतलब अब देखिए यहाँ पे यहाँ हो गया, मतलब इसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच, मतलब किसी चीज को इंक्रीज करते जाना। इसलिए मूवीज में क्लाइमैक्स आता है तो जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स से बहुत तेज मूवी आगे बढ़ती है ना, तो क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी चीज को एक अरेंजिंग ऑर्डर में रखना। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, इफ यू थिंक दैट्स बैड इट्स गेट वर्स, इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड। ये तो एक ऐसे डायलॉग था। तो इस तरीके से इंक्रीज, मतलब किसी चीज को इंक्रीज कर देना, पहले वाले से इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। 2 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दिया।
अब आगे चलते हैं। एंड सम फ्यू च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें चबाने के लिए और डाइजेस्ट करने की होती है। दैट इज, यहां से आपका मेटाफर आ गया। सेम इसी प्रकार से किताबें भी होती हैं। जैसे आपका खाने का तरीका होता है कि कुछ चीज़ों को टेस्ट करना होता है, चाहे टेस्ट की जाती है, खाई नहीं जाती है। कुछ चीज़ों को टेस्ट करना होता है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जो है निगलना होता है। जैसे कि केला हो गया, केला निगला जाता है, ज़्यादातर निगला जाता है, थोड़ा बहुत टेस्ट काटते हैं, अदरवाइज पूरा निगलते हैं। उसके बाद एंड सम फ्यू च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और दाल चावल रोटी सब्जी इसको च्यू करके चबा के डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा जो डिनर वाला जो पोर्शन है, इसको रूपक अलंकार लेते हुए ये जो पूरा मील के जिस तरह हम लोग खाते हैं, हमारा माउथ का जो प्रोसेस है, उसका रूपक अलंकार बनाया गया समझाने के लिए कि किस तरीके से किताब को पढ़ना चाहिए। आप समझ में आया मेटाफर कहाँ आया? बहुत बढ़िया, आपको मेटाफर समझ में आ गया, अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो अच्छी बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें होती हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, यानी नॉट गो थ्रू डीपली, थोड़ा बहुत पढ़ लिया ठीक है। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वॉलोड, और कुछ तो किताबें ऐसी होती हैं जिनको जो है आपको पूरा ही पढ़ना होता है, ठीक है। एंड सम फ्यू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको आपको अच्छे से चबा के, मतलब कि लाइन बाय लाइन जा करके आपको उसको पढ़ना होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ना होता है। तो यहाँ पे 3 तरीकों से बताया गया है। अब इसको जब हम डेटिस के बाद आगे पढ़ते हैं, तो सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, यानी टेस्ट, समझ में, ओनली इन पार्ट्स यानी टेस्ट। तो कुछ किताबों को पार्ट वाइज पढ़ना चाहिए। एंड अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ को तो जो है स्वॉलोड करना चाहिए, बट मतलब क्यूरियसली नहीं, तो स्वॉलोड करने मतलब वो आपको टेस्ट ही नहीं मिला, तो समझा। कुछ को पढ़ना चाहिए लेकिन इतना क्यूरियोसिटी वे में जाके नहीं, आपको उत्सुकता से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ ले जल्दी से। एंड सम फ्यू बी रीड होली च्यूड डाइजेस्टेड, वही वाला, रीड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन, कि आपको कुछ बुक को जो है होली पूरा पढ़ना है, फिर डिलिजेंस एंड अटेंशन, डिलिजेंस माने लगन, मेहनत, और अटेंशन उसको जो है ऑब्जर्व करते साथ साथ लाइन बाय लाइन वो देखना है आपको। जैसे कि मैं इसको कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसको विद डिलीजेंस आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको आपको विद अटेंशन पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, मतलब कुछ किताबें जो है डेप्यूटी के द्वारा भी पढ़नी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा बहुत अच्छा एग्जांपल इसको, ठीक है, आपके ये बताऊंगा। सम बुक्स आर टू नहीं कहा गया, सम बुक्स मे बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड बाय देम अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। कुछ किताबें दूसरों के द्वारा लिखी हुई किताबों के थ्रू पढ़ना चाहिए, मतलब किसी किताब को कोई पढ़ दिया, उसने जो लिख दिया समरी में, हमें उसे पढ़ लेना चाहिए, उस किताब को पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। यही होता है आजकल। इजी नोट्स इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। इजी नोट्स हो गई, गाइड हो गई, हुकुम सिंह हो गई, एमपी सिन्हा हो गई, पता नहीं कितनी सारी गाइड्स मार्केट में है। जैसे कि कोई मैकबेथ नहीं पढ़ता लाइन बाय लाइन, वो नहीं पढ़ सकते। मैकबेथ की जो है इजी नोट खरीद दो, या फिर मैकबेथ की समरी पढ़ लो, समझ में आ गया। तो ये यहाँ बात की जा रही है। सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड बाय देम अदर्स, जो कि दूसरों द्वारा बनाए जाते हैं, उनको पढ़ लो, बट दैट वुड बी ओनली लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं हुआ फिर तो। फिर ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे लेस आर्गुमेंट एंड अ मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, तो और किताबों की जो है वैल्यू को घटाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, ये कुछ बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि डिस्टिल्ड बुक में छानबीन करके पूरा एकदम निचोड़ दिया, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर टेस्टलेस की, यहाँ बात की जा रही है टेस्टलेस की, डिस्टिल्ड वाटर जैसा डिस्टिल्ड बुक्स हो गई, बिल्कुल उसको छाट दिया गया है, समझ में आ रहा। इसी तरीके से फ्लैशी थिंग्स मतलब बस थोड़ा बहुत पतली हो जाएगी, मोटी हो जाए पतली हो जाएगी, फ्लैशी थिंग्स हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से रीडिंग अफेक्ट करती है इंसानों को, कौन कौन इंसान किस तरह के पर्सन की बात की जा रही है वो देखिए। ये जो पूरा ऐसे कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अगर आप उसको जो है डीप एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से पर्सन के बारे में बात होगी। चलिए, रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, मतलब कि रीडिंग मेकेथ मतलब यहाँ मेकेथ MEKET जो एक अर्काइक वर्ड है। अर्काइक वर्ड मतलब जो ऐसे वर्ड जो पुराने समय में यूज हुआ करते थे, इसका जो नया वर्ड है वो मेक्स है। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, रीडिंग पढ़ने से बहुत रीडिंग करने से आप एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब हाँ ठीक है, आप पढ़ तो सकते हो, कम से कम पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हो, तो ये हो गया रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, मतलब कि
आप जब कॉन्फ्रेंस करते हो, बातचीत करते हो, डिस्कशन करते हो, तो आप रेडी मैन हो जाते हो। मतलब हाँ भाई ठीक, जरूर बात करते हैं, आप बात करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ते हो तो आप लिख थोड़ा बहुत जो समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, इसलिए आप फुल मैन बन जाते हो। तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और जो लिखने में अच्छा, अगर आप पढ़ के आपने बात किया फिर उसको लिखा तो आप एग्जैक्ट मैन बनते हो, सटीक, तो कोई गलती नहीं होती फिर आपको। समझ में आया? एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, और इसी प्रकार अगर एक इंसान कम लिखता है, if a man write little he had need have a great memory, अगर वो लिखता कम है तो उसकी याददाश्त बहुत तेज होनी चाहिए, ताकि वो जो पढ़े वो उसे याद हो जाए। तो अगर तो लिखनी चाहिए होती, कुछ लोग होते हैं पढ़ लेते हैं, उसे याद रहता है, उसे लिखते नहीं है। मैं ही तो अपने बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इफ देयर इज अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। इफ ही कॉन्फिडेंट, अगर वो बातचीत कम करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, और बातचीत बहुत कम करता है, वो लॉन्ग डिस्कशन कोर्स में नहीं जाता है, तो फिर उसको प्रेजेंट विट होना चाहिए, मतलब कि सटीक बात एक बार में बोलना, जिसे बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। भाई बहुत अच्छा तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा तुम बोले तो थोड़ा बोलता नहीं, सटीक बोलता है। ठीक है, तो प्रेजेंट विट उसे बोलते हैं। आगे, एंड इफ रीड लिटिल, अगर वो पढ़ता कम है, ही हैड नीड मच कनिंग, तो उसके पास चालाकी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो सो सके, वो शो कर सके उसे बहुत आता है, लेकिन जो उसे आता नहीं है देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो, ऐसा दिखाने के लिए दैट इट डजंट नॉट, उसे वैसे आता नहीं है लेकिन वो दिखा ऐसा रहा है कि उसे बहुत आता है। ठीक है, चालाकी। अब यहाँ से बात करते हैं कि किस किस किताब को पढ़ के आप क्या क्या सीखते हो। हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज, हिस्ट्री इतिहास पढ़ने से इंसान जो है उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी बुद्धि कौशलता बढ़ती है। इसीलिए जो है हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इससे पहले आप हिस्ट्री देख लो। किसी भी प्रधानमंत्री को चुनने से पहले थोड़ा सोच लो, वरना फिर जो है बहुत कुछ होता है। मैंने सटायर किया क्या? नहीं ठीक है, तो आप हिस्ट्रीज देखिए, आप हिस्ट्रीज देख लिया तो अच्छे से चुनना आपकी बार, वो सरकार नहीं आगे, तो हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज, हिस्ट्रीज पढ़ने से जो है, इतिहास पढ़ने से इंसान की बुद्धि बढ़ती है। पोएट्स विटी, जो पोएट्स होते हैं वो चालाक होते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा राहत इंदौरी सर का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और राहत इंदौरी सर की जो गज़ल होती थी सटीक होती थी, चालाक होती थी, मतलब बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़ी उनकी होती थी। तो पोएट्स जो है विटी होते हैं, चालाक होते हैं, बात तो किसी और तरीके से घुमा कहेंगे, सामने से नहीं मारेंगे, घुमा के थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, तो पोएट्स विटी बहुत चालाक होते हैं। द मैथमेटिक्स शटल, ये शटल नहीं लिखा है, शटल लिखा है, SUBTLE, तो स्पेलिंग है इसकी, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शटल है। ठीक है, याद रहेगा। तो मैथमेटिक्स जो होता है वो आपको शटल बनाता है, मतलब कि आपको ऑब्जर्विंग बनाता है। आप देखिए अच्छा ये इसका आंसर है, आप ऑब्जर्विंग बनते हो, आपकी अटेंशन, आपकी एक जगह फोकस लेवल बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फिलॉसफी, जो फिलोसफिकल सब्जेक्ट होते हैं उससे इंसान गहन बनता है, डीप बनता है, वो बहुत ज़्यादा गहन सोचता है, फिलोसफिकल माइंड में जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोरल, जो मोरल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको गंभीर बनाते हैं, रिश्तों के प्रति, लोगों के प्रति गंभीर, आपको जो है ऐसे इमोशंस जगाते हैं आपके अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप गंभीर बनते हो, गौतम गंभीर नहीं, गंभीर। लॉजिक एंड रियोट्रिक एबल टू कंटेंट, जो लॉजिकल और रियोट्रिक जो तरह की जो पढ़ाई होती है वो आपको कंटेंट, मतलब कि आपको किसी भी सिचुएशन में बात करने के लिए, तर्क बात करने के लिए तैयार करते हैं। यानी कि लॉजिक और रियोट्रिकल का अगर बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो संबित पात्रा, उसे कुछ ही पूछो वो कुछ ना कुछ तो बोल ही लेगा ठीक है, मस्त आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। आगे चलते हैं। एक लैटिन फ्रेज आ रही है यहाँ पे, एबियंट स्टूडिया इन मोर्स, यानी कि पढ़ाई आपके व्यवहार में दिखती है। आप जो भी पढ़ते हो वो आपके व्यवहार में दिखता है। स्टूडिया इन मोर्स यानी कि स्टडी इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक लैटिन फ्रेज है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना था। आगे बात करते हैं। ने फिर से एक अर्काइक वर्ड है जिसका मतलब क्या हुआ? नो, देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, पढ़ाई से किसी भी प्रकार की आपकी बुद्धि कौशलता पे कोई भी तरीके से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नो हिंड्रेंस, नो कोई तरह स्टोन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लाइन क्यों लिखी गई, मतलब फ्रांसिस बेकन क्यों बोल रहे हैं कि पढ़ाई से जो है आपको किसी तरह की वेट, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई पढ़ाई से किसको प्रॉब्लम होती है? ये हम
अब जानते हैं। जब एलिजाबेथन एज था उस समय जो रेनेसा आ रहा था, मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग आ रहा था, इसलिए इस एसे के थ्रू उन लोगों को ये बताना चाह रहे पढ़ो, पढ़ने से क्या क्या होता है देखो। तो इसलिए उन्होंने ये लाइन यहाँ पे मेंशन की। समझ में आ गया? ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एलिजाबेथन एज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। समझ में आया? चलिए ठीक है। कहाँ था लाइन? देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज। हालांकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती विट से, मतलब स्टडीज से, पढ़ाई करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ पढ़ाई करने से बहुत कुछ सही जरूर किया जा सकता है। क्या क्या सही किया जा सकता है? लाइक अ डिसीज ऑफ द बॉडी, उस प्रकार सही किया जा सकता है जिस तरीके से एक शरीर में बीमारी सही की जा सकती है, बिल्कुल उसी प्रकार से स्टडीज के थ्रू भी सही किया जा सकता है। जैसे कि डिसीज में ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे कि डिसीज के लिए, बॉडी के लिए एक एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज है, वैसे भी ठीक उस एक्सरसाइज से करके आप किसी चीज़ डिसीज से अगर आप मुक्त हो सकते हो, ठीक किसी एक सब्जेक्ट से पढ़ करके भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से मुक्त हो सकते हो, यानी सही हो सकते हो। जैसे कि बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंज, जैसे कि आप बॉलिंग की जो एक्सरसाइज करते हैं वो आपकी किडनी के लिए अगर अच्छी होती है, स्टोन एंड रेंज इज इक्वल्स टू किडनी, ठीक है। शूटिंग फॉर द लंग्स, अगर आप शूटिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो है चेस्ट, आपका जो है लंग्स का जो एरिया है वो बहुत अच्छा होता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, अगर आप टहलते हैं तो वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। राइडिंग करते हैं अगर आप तो वो आपके हेड के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मस्तिष्क के लिए, एंड द लाइक, इसी प्रकार से। सो इफ अ मैन्स विड बी वॉन्डरिंग, अगर उसका दिमाग जो एक जगह रुक नहीं रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहा है, वो ठहराव नहीं ला पा रहा है अपने दिमाग के अंदर, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ने को दो, वो ठहर जाएगा, सोचने लगेगा, एक ही क्वेश्चन पे, उसी क्वेश्चन पे सोचने लगेगा, ठहराव आ जाएगा। देखिए सही हो गया ना डिसीज। आगे बात कर रहा है फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन, वो दिखेगा आपको, ठीक है। इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे, अगर उसकी जो है जो बुद्धि है वो चली गई है, मतलब एक तरीके से यहाँ कहने का मतलब है अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, सो नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, तो दोबारा फिर से वो स्टार्ट करे। कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा? मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश, अगर उसकी जो बुद्धि है वो इस चीज में फर्क नहीं कर पाए, फर्क करने की जो कौशलता होती है, कुशलता होती है, अगर वो नहीं है आपके अंदर, तो क्या कह रहे हैं? फाइंड डिफरेंसेस, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। देखिए यहाँ पे स्कूल मैन का क्या मतलब है? यहाँ स्कूल का मतलब है एक स्टडी होती है, जिस स्टडी को क्या कहते हैं? स्कोलास्टिसिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोलास्टिसिज्म। मतलब स्कोलास्टिसिज्म जो है इटली में, फ्रांस में ये पढ़ाई होती थी, ये कैथोलिक पढ़ाई है, इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ जो स्कोलास्टिसिज्म की पढ़ाई करते थे बहुत ही बारीक, एकदम गहन, बहुत ही गहन बारीक पढ़ाई करते थे, एकदम ऑब्जर्व करके, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत डीप आपको पढ़ाते थे और बहुत डीप पढ़ना भी होता था, इसको बोलते हैं स्कोलास्टिसिज्म। समझ में आ गया? फॉर देयर क्यूमनिसेटस, देखिए क्यूमनिसेटस यहाँ पे एक फिर से लैटिन फ्रेज है, तो लैटिन फ्रेज यहाँ पे क्यूमनिसेटस मतलब होता है हेयर स्प्लिटर, मतलब कि बात की खाल निकालना, मतलब कि बहुत ही डीप जाना। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। If he be not apt to beat over matters and call up one thing to prove and illustrate another, अगर वो इस योग्य नहीं है कि वो किसी भी वाद में, किसी जो है बहस में अपने आप को सही साबित कर सके या पक्ष विपक्ष की बात रख सके, टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव, कि जिसको साबित ना कर पाए, उसको जो है एक्सप्लेन ना कर पाए, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केस, तो उसे लॉयर एलएलबी की पढ़ाई करने दीजिए, ठीक है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव स्पेशल रिसिप्ट, नहीं है रिसीट है, मैं यहाँ पे देख के बता दे रहा हूँ, वो रिसिप्ट नहीं लिखा है, आप पीटी या पिप्ट नहीं पढ़ना, वो रिसिप्ट नहीं है, वो रिसीट है। क्या? रिसीट बोलिए, रिसीट, गुड। तो इसलिए मतलब क्या हुआ कि इसी प्रकार तो हर एक डिफेक्ट ऑफ माइंड, यानी अगर मस्तिष्क की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए पर्टिकुलर एक लिस्ट में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक लिस्ट है पूरी बनी हुई सब्जेक्ट की, उसमें हर एक सब्जेक्ट की एक जो है डिफेक्ट को सही करने की योग्यता है। चलिए, मुझे लगता है मैंने आपको सही से पढ़ाया हो, आई होप सही से पढ़ाया हो, एंड कैसा पढ़ाया ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो ऐसे फ्रांसिस बेकन का वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके, मैंने हर एक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। टाटा।